आज से 1 महीना पहले हमने मणिपुर के न्यूज़ को कवर किया था। मणिपुर में आज से 1 महीना पहले जो हिंसक घटनाएं शुरू हुई थी, जो सिविल वॉर शुरू हुए थे, जो आगजनी, जो लोगों का रेस्क्यू होना शुरू हुआ था, वो अभी तक चल रहा है। सरकार इसको रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। आज हम फिर मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं रुक नहीं रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मणिपुर के बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसके बाद आप मणिपुर में हो रही घटनाओं के बारे में समझ पाएंगे और वहाँ पे जो सिविल वॉर चल रहा है उसके बारे में समझ पाएंगे। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य है। 7 सिस्टर का एक सिस्टर है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की आबादी 30 लाख है, जिसमें को 3 मुख्यतः समुदाय कवर करता है। पहला समुदाय मैतेई, दूसरा नागा और तीसरा कुकी। इसके अलावा भी कई छोटी छोटी जनजातियां हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये मणिपुर में रहती हैं। लेकिन ये जो 3 समुदाय हैं, झगड़ा इन 3 समुदाय के बीचों में है, नागा, कुकी और मैतेई। देखो, जो मणिपुर है उसका 10% एरिया यानी कि हिली एरिया, जिस पे मैतेई समुदाय रहता है, और इनकी पॉपुलेशन 53% है, यानी कि एरिया कम है रहने के लिए और पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जो बाकी 90% एरियाज है वहाँ पे नागा, कुकी और बाकी जनजाति रहती है, यानी इनके पास एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, और सारी लड़ाई इस पॉपुलेशन पे है। इसको समझने के लिए हम ये भी समझेंगे कि मणिपुर में एग्जैक्ट चलती किसकी है। जैसे कि वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वहाँ पे 60 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीट में मैतेई समुदाय का कब्जा है, यानी इसको मैतेई समुदाय रिप्रेजेंट करता है। जो कि बची बाकी 20 सीटें हैं, इसको वहाँ की नागास, कुकी और बाकी जनजातियाँ रिप्रेजेंट करती है। ऐसे समझो कि आज तक वहाँ पे जितने सीएम हुए हैं उसमें से सिर्फ 2 सीएम वहाँ पे नागास, कुकी और इन जनजातियों से आते हैं, बाकी सारे सीएम मैतेई समुदाय के हुए हैं। या कि ग्लोबल जो कंडीशन है उसके बारे में बात करें तो आप जब देखोगे मणिपुर को, तो एक तो सबसे पहले ये म्यांमार से अपनी बाउंड्री साझा करती है, तो ये हमारे लिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार से माना जाता है कि हमेशा अवैध रूप से नागास, कुकी और बहुत सारी छोटी मोटी जनजाति के लोग यहाँ पे आते हैं और एज अ मणिपुरी यहाँ रहने लगते हैं। तो एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करती है। दूसरी कि यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही अलग है। ये हिलीज और पहाड़ीज एरिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो 90% जो इसका एरिया है वो पहाड़ वाला है, और जो 10% एरिया है वो हिल वाला है, यानी कि समतल है, रहने लायक है। तो होता ये कि जो 90% एरिया है इस पे नागा, कुकी ये लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, और जो 10% एरिया है इस पे मैतेई लोग रहते हैं। जो नागा, जो कुकी लोग हैं, उनको हक है कि वो जो 10% हिली एरिया है उसमें आके ज़मीन खरीद सके और रह सके। लेकिन जो मैतेई लोगों को 10% एरिया मिला है, इनको ये हक नहीं है कि ये पहाड़ों पर जाएं, ज़मीन खरीदें और वहाँ पे घर बना सके। और जो मेन झगड़ा है वो इसी चीज़ का है। मैतेई समुदाय का कहना है कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको ज़मीन ज़्यादा मिलनी चाहिए, और नागास का कहना है कि नहीं, वो वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं तो उनको ज़मीन में जब हक नहीं मिलना चाहिए। खैर, इसको हम बहुत बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे कि केस क्या है, और हम इससे पहले ये भी समझेंगे कि बीजेपी का इसमें क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीजेपी के नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, लोग सरकार से गुस्सा है। तो बीजेपी का जो शुरू से रहा है, बीजेपी का ये रहा नरेंद्र मोदी का कि मणिपुर, चाहे सिक्किम, चाहे जितने भी पूर्वोत्तर एरिया हैं, इनके लिए हमेशा फोकस रहा। एक तो ये हमेशा से चाहते हैं, क्योंकि आप जब पूर्वोत्तर एरियाज़ को देखोगे, पूर्वोत्तर राज्यों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर राज्य लगभग थोड़े आगे पीछे करके कोई ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करते हैं, कभी चीन से, कभी इधर म्यांमार से। तो एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री साझा कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे विकास होना जरूरी है। दूसरा है कि जियोग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग है, तो इसलिए यहाँ पे विकास होना जरूरी है। और नरेंद्र मोदी की पार्टी हमेशा से चाहती थी कि पूर्वोत्तर से सीटें उनको मिले, इसलिए वो वहाँ पे चाहती है कि चुनाव जीते, और जीती भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक करके पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव जीती है। लेकिन जब सरकार दावा करे कि हम वहाँ पे विकास कर रहे हैं, हम पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापित कर रहे हैं, हम पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादियों से हथियार छुड़वा रहे हैं, और ये विकास का दावा जब एक ट्वीट के बाद खोखला नजर आए, तो आप क्या सोचोगे? हम आपको इस ट्वीट के बारे में बताएंगे। ये ट्वीट है मैरी कॉम का। मैरी कॉम ने आज से 1 महीना पहले एक ट्वीट किया, माई मणिपुर इज़ बर्निंग, यानी कि मेरा मणिपुर जल रहा है। इस ट्वीट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मणिपुर में हो रही हिंसा सामने आई, मणिपुर में जो सिविल वॉर शुरू हुआ वो सामने आया। लेकिन इस सिविल वॉर को हम बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे कि ये सिविल वॉर हो क्यों रहा है। इसके लिए आपको 2 पक्ष को समझना पड़ेगा। पहला पक्ष, इस पक्ष की कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले जो मैतेई कमेटी के लोग हैं, उनको लगा कि उनको आरक्षण की ज़रूरत है, और उन्होंने क्या की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम रखा शेड्यूल्ड ट्राइबल डिमांड कमेटी फॉर मणिपुर। इस कमेटी ने क्या किया, मणिपुर हाई कोर्ट में एक केस दायर किया। इस केस में कहा गया
कि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हमें गवर्नमेंट दे, यानी कि हमें आरक्षण की ज़रूरत है। हम इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। इस केस में पहला तर्क ये दिया गया कि 1949 में जब मणिपुर भारत में इसका विलय नहीं हुआ था तो मैतेई समुदाय के लोगों को आरक्षण था, यानी कि वो एसटी थे, जनजाति थे। लेकिन 1949 में जब मणिपुर का विलय कर दिया गया भारत में तो इनसे ये आरक्षण छीन लिया गया। दूसरा चीज़ कि मणिपुर के जो मैतेई लोग हैं इनके पास ज़मीन कम है, तो इनकी ज़मीन बटी जा रही है, यानी कि कुकीज़ को मैंने आपने बताया कुकीज़ आके इनकी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन ये वो लोग कुकीज़ की ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो इनकी ज़मीन को बचाने के लिए, इनकी परंपरा को बचाने के लिए, इनकी संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए इनको ज़रूरत है कि इनको आरक्षण मिले। और इस ज़रूरत को ध्यान में रख के मणिपुर सरकार केंद्र सरकार से ये वो करे, मतलब कि नोटिस दे केंद्र सरकार को, या केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करे कि वो मैतेई को एसटी का दर्जा दे। ये था कोर्ट में किया गया केस। 10 साल पहले ये केस किया गया था, इस पर सुनवाई होती रही और ये केस अटका रहा। अब 10 साल बाद हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को एक फैसला दिया। इस फैसला में मणिपुर कोर्ट ने कहा कि जो सरकार है, राज्य सरकार, वो इस केस को अब लंबा नहीं खींचे, बल्कि केंद्र सरकार से डिस्कस करे कि इस केस का करना क्या है। अगर उनको एसटी का दर्जा देना है तो दे, नहीं देना कैसे क्या करना है, ये सरकार से डिस्कस करके हमको 4 सप्ताह के अंदर बताए। बस ये फैसला आने की देर थी, उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ख़राब था। लेकिन हमने ये पक्ष ए को सुना, अब हम पक्ष बी को सुनेंगे, जो कि पक्ष बी है नागा और कुकीज़ समुदाय का। नागा और कुकीज़ समुदाय का कहना है कि जो मैतेई लोग हैं उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इनके भी अपने तर्क। इनका पहला कहना है कि जो मैतेई की लैंग्वेज है, यानी कि मणिपुरी लैंग्वेज, उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिला है, बाकी नागाज और कुकी की लैंग्वेज को नहीं मिला। दूसरा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैतेई लोग ही पूरे राज्य की पॉलिटिकल पार्टी संभाल रहे हैं। पूरे राज्य का जो पॉलिटिकल चीज़ है वो मैतेई संभाल रहे हैं, यानी कि मैतेई के हाथ में पावर है। तीसरी नागा लोगों का कहना है कि जो मैतेई लोग हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और नागास कुकी की कम है, तो अगर उनसे नागास कुकी के हक छीने जाएंगे तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद नागास के लोगों का ये भी कहना है कि मैतेई लोगों के पास ओबीसी और एससी का दर्जा और आर्थिक रूप से पिछड़े होने का दर्जा पहले से प्राप्त है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी सुविधाएं ऐसे ही मिल रही हैं, तो उनको आरक्षण की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बहुत सारे तर्क है जो नागास लोग देते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर इनको मिल गया आरक्षण तो नौकरी में, जो स्कूल है, कॉलेज में, इनकी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी और नागा लोग आगे आने के बजाय बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये उनका तर्क है। हमने मैतेई समुदाय के तर्क को समझा, हमने नागा समुदाय के तर्क को समझा। अब जब मैंने आपको बताया कि कोर्ट का फैसला आया 20 अप्रैल को, उसके बाद वहाँ पे हिंसा भड़की। उस हिंसा ने सिविल वॉर का रूप ले लिया और हम इस हिंसा को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट वहाँ पे हो क्या रहा है और एग्जैक्ट वहाँ पे हुआ क्या था। हमने मणिपुर के सारी चीज़ों को समझा, उसके बाद हमने मैतेई समुदाय की जो आरक्षण की डिमांड है उसको भी समझा, फिर उसके बाद नागास कुकी की जो आरक्षण नहीं देने की मांग है उसको भी समझा। अब हम बात करेंगे कि वहाँ पे ये हिंसा, ये घटना, ये सिविल वॉर शुरू कैसे हुआ। देखो, होता ये कि जो एक तो गुस्सा जो मतलब कोर्ट के लिए है नागास का, जो भी कुकीज़ लोगों का गुस्सा वहाँ के मैतेई समुदाय के लिए, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा नहीं गवर्नमेंट के लिए होता है। कहीं कभी आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट के लिए गुस्सा था, वहाँ के मुख्यमंत्री जो बीरेन्द्र सिंह है, उनको जाना था किसी जिम में उद्घाटन करने, तो लोगों ने पहले उस जिम को जला दिया विरोध में कि हम गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं आने देंगे, सरकार को नहीं आने देंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था। फिर उसके बाद सेना वेना आई, धारा 144 लगा और चीज़ें नॉर्मल हो गई। ये सब हो रहा था आरक्षण के विरोध में। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट ऑफ मणिपुर एक चूराचंदपुर में एक रैली बुलाती है, आदिवासी एकजुटता रैली। इस रैली को शांतिपूर्ण तरीके से करना था और शांतिपूर्ण तरीके से करके ख़त्म कर देना था, लेकिन ये रैली हिंसक हो जाती है। वहाँ पे कई सारी अफवाहें फैलती हैं, इन अफवाहों की वजह से ये रैली हिंसक हो जाती है और हिंसक होने की वजह से क्या होता है कि ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप सोच सकते हो कि दिन में कोई रैली निकलती है, वो इतनी हिंसक होती है कि रात तक वहाँ पे सेना बुलानी पड़ती है, 9000 लोगों का रेस्क्यू करना पड़ता है, रातों रात आर्मी को शूट एंड साइट के ऑर्डर देने पड़ते हैं। हालात इससे भी ज़्यादा क्या ही ख़राब होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ के हालात कैसे ख़राब थे आज से 1 महीने पहले। अभी भी वही सिचुएशन है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है। हालात इससे ज़्यादा क्या ही ख़राब होंगे। इस बीच आप देखोगे नफ़रत की लहर दौड़ रही, नहीं
अभी 1 महीने से ये सारी छिटपुट घटनाएं चल रही हैं, यानी कभी पुलिसकर्मी को मारा जाता है, कभी कुछ लोग मरते हैं, रोज 1, 2, 4, 5 लोग मरे ही रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस 1 महीने में। इसके साथ ही करीब 50,000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये जो वहाँ की घटना है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। 28 मई को जो लोगों और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई, इसमें पुलिसकर्मी की भी मौत हुई। पुलिस वहाँ के सारे संवेदनशील इलाके को देख रही है, जांच रही है, और वहाँ पे जो वहाँ के लोग जो हथियार से लैस है उनको कमांड करने की कोशिश कर रही है। फिर वही हुआ, अमित शाह का दौरा हुआ, चीज़ें कुछ नहीं बदली हैं, अभी भी नहीं बदली हैं। इस दौरे के बाद भी कुछ नहीं बदली, इस दौरे के पहले भी कुछ नहीं बदली थी। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सरकार को ये करने में नाकामयाबी क्यों है। अभी 200 से ज़्यादा आप देखोगे मंदिरों को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया है, 100 से ज़्यादा मंदिर को तोड़ा गया है, 200 से ज़्यादा चर्च को जला दिया गया है, 200 से ज़्यादा मैतेई लोगों के घर को जलाया गया है, लगभग नागास कुकी के घर को भी इतना ही जलाया गया है। 50,000 से ज़्यादा लोग कैंप में हैं। हर दिन कोई ना कोई मरता है। वहाँ से जो घटनाएँ बाहर आती हैं, किसी का बेटा, किसी के, मतलब क्या ही बताएं, लोगों की ज़िंदगी नर्क हो पड़ी है। जो लोग पहले खेती करते थे वो हथियारों से लैस घूम रहे हैं, वो हथियार ले रहे हैं। अपने गांव के बाहर एक कमेटी बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना के वो लोग अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं हथियार से, कि कोई उन पे हमला नहीं कर दे, कोई आगजनी नहीं कर दे, कोई बम नहीं फेंक दे। तो आप समझ रहे हो वहाँ पे किस कदर डर का माहौल होगा। वहाँ पे जो माहौल वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कुल मिला के 1 महीने में मणिपुर की घटना, मणिपुर में जो हो रही सिविल वॉर है, ये नहीं सुधरा है। मणिपुर में इन सिविल वॉर में सरकार को भी घसीटा जा रहा है। आप देख रहे हो कि कैसे लोगों का गुस्सा सरकार पे, आर्मी पे और पुलिस पे निकलता है। अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार का इन सारी चीज़ों में क्या रोल है। मणिपुर के सिविल वॉर में सरकार को भी घसीटा जा रहा है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है, क्योंकि जब गुस्सा सरकार के लिए तो होता है तो वो गुस्सा आर्मी, पुलिस और वहाँ के जो सुरक्षा बल है उस पर निकलता है, और वहाँ के लोगों का निकल रहा है। अच्छा, मणिपुर में सरकार के साथ भी 2 तर्क है। एक तर्क मैतेई लोगों का है, उनका कहना है कि जो वहाँ की सरकार है वो नशा के खिलाफ काम कर रही है, इसलिए वो अफीम की खेती पे रोक लगाना चाहती है। वहाँ की जो सरकार है वहाँ की जंगल को बचाना चाहती है, इसलिए उन लोगों से गांव खाली कराए गए हैं जिन पे ये शक था कि उन्होंने अवैध रूप से जंगल पे कब्जा किया या जंगल में वो अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे हैं। इसके वजह से मैतेई सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट का। और आप देख रहे हो कि नागास कुकी का ये कहना है कि जो अफीम की खेती पे रोक है या जो भी जंगल और ज़मीन पे जो रोक लगा रही है गवर्नमेंट, उनका कहना है कि नागास लोग से उनकी जंगल, उनकी ज़मीन, उनकी सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। और जब गवर्नमेंट, नागास कुकीज़ को लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि मैतेई को आरक्षण मिले, तो ये जो 2 चीज़ें, 2 लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो एक गवर्नमेंट के पक्ष में लड़ता है, गवर्नमेंट के विपक्ष में लड़ता है। खैर, जो भी हो, कुल मिलाकर ये होना चाहिए कि मणिपुर में अब शांति स्थापित होनी चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि मणिपुर में जो लोग अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ हो जाएं। मणिपुर में आरक्षण या जो भी प्रॉब्लम है वहाँ की, उस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो साथ नहीं रहेंगी तो वो जगह फिर आप सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और अगर वहाँ पे सिविल वॉर होगा तो वो सीरिया या लीबिया जैसी जगह पे बन जाएगा। खैर, कुल मिला के गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको मिलजुल के कैसे रखना है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आरक्षण जैसे बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे वो कैसे निकालती है। हम उन्हें चुनाव देके जिताते हैं, वहाँ के लोग किससे आस करेंगे यार, गवर्नमेंट से ही करेंगे। तो गवर्नमेंट को उस पर जो डिसीजन लेना है, जैसे डिसीजन लेना है वो ले और उन सारी चीज़ों को सॉल्व करे। जैसे कि नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि वहाँ पर उग्रवादियों को सॉल्व किया गया है, वहाँ पर विकास किया गया है। तो इस बार फिर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट आए और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करे, नहीं तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी और मणिपुर कब सीरिया बन जाएगा पता नहीं चलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने राय, अपने जो भी आपको लगता है कि मणिपुर पे क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।